हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एम्पियर के नियम का दूसरा अनुप्रयोग। और दूसरा अनुप्रयोग क्या है? कोई सीधी एवं लंबी परिनालिका है, उस लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा और कैसे होगा। तो ये बहुत ही शानदार और जानदार फैंटेस्टिक टॉपिक है। इसको समझने के लिए भाई कॉपी और पेन निकाल लीजिए, बढ़िया तरीके से समझिए। जहाँ पे आपको लग रहा है कि नोट करने लायक चीज़ें हैं वहाँ पर तुरंत आप लोग नोट किया करिए। तो पहले हम लोग टॉपिक शुरू करने से पहले देखते हैं कि परिनालिका होता क्या है, ठीक ना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सोलेनॉइड, यानी परिनालिका होता क्या है। तो भाई जो परिनालिका होता है ना, जैसे कोई ये बेलनाकार डिवाइस दिख रही, बेलनाकार बर्तन दिख रहा है, इस सपोज मार्कर को बेलनाकार समझो, ठीक ना, समझने के लिए कुछ भी समझ सकते हैं, बेलनाकार समझो। ये मार्कर क्या है? बेलनाकार है। अब अगर ये बेलनाकार है तो इसके ऊपर जो हम लोग तार के अनेक फेरे लपेट देते हैं, ठीक है, तार के अनेक फेरे लपेट देंगे तो वह क्या बन जाएगा? एक परिनालिका बन जाएगा। देखो भाई जैसे ये हमारा क्या हो गया? कोई बेलनाकार बर्तन हो गया। इस बेलनाकार बर्तन पर तार के क्या कर दिए जाए? अनेक फेरे लपेट दिए जाए। तो अनेक फेरे लपेट देंगे तो यह क्या बन जाएगा? एक परिनालिका बन जाएगा। और इसी को अगर हम लोग किसी सेल से जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एक धारावाही परिनालिका बन जाएगा। ये क्या हो गया? कोई धारावाही परिनालिका बन गया। तो धारावाही परिनालिका हुआ कब? जब उस परिनालिका को किसी बैटरी या सेल से जोड़ दिया जाता है तो वह क्या बन जाता है? धारावाही परिनालिका बन जाता है। तो बात क्लियर होगी। परिनालिका क्या होता है कि किसी चीनी मिट्टी के बेलनाकार बर्तन पर, परिभाषा क्या लिखे भाई परिनालिका में? किसी चीनी मिट्टी के बेलनाकार बर्तन पर तांबे के विद्युत रोधी के अनेक फेरे लपेट देते हैं तो इस प्रकार बनी संरचना को परिनालिका कहते हैं, ठीक है। अब कोई परिनालिका है और उस परिनालिका के कारण हमको क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। दोस्तों यहाँ पे चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक जो हम लोग यहाँ पे डॉट एक होता था, डॉट एक होता था क्रॉस, ये डॉट और क्रॉस जो हम लोग लगाते थे अभी तक ये चुंबकीय क्षेत्र यानी बी की दिशा को दर्शाता था। लेकिन इस टॉपिक में यानी परिनालिका के कार्य जब चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे वहाँ पे डॉट और क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ना होकर के, डॉट और क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ना होकर के धारा की दिशा हो जाती है। क्या हो जाती है? धारा की दिशा हो जाती है। कौन? डॉट और क्रॉस। यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे परिनालिका के कार्य जब चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे यहाँ पे डॉट और क्रॉस क्या हो जाएगा? धारा की दिशा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ये सब चीज़ों को हम लोग सीखते हैं। अब ये जो फिगर परिनालिका है ना, परिनालिका के कार्य चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उसका फिगर कुछ अलग तरीके से बनने वाला है, ठीक ना। वो अलग तरीके से क्या बनने वाला है वही आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझना है, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या बना लेते हैं? कोई परिनालिका बनाते हैं। अब देखो परिनालिका बनाने के लिए हम देखो कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ये देखो ये हो गया इसका वही परिनालिका हो गया ना। यहाँ पे हम दिखा दे रहे भाई डॉट चिन्ह, ठीक ना, ये हो गया डॉट चिन्ह और यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं क्रॉस चिन्ह। अब यहाँ पे डॉट और क्रॉस चिन्ह क्या है? ये डॉट और क्रॉस चिन्ह जो है धारा की दिशा है। क्या है? धारा की दिशा है। अब धारा की दिशा डॉट और क्रॉस कैसे हुआ है ये आपको पहले बढ़िया तरीके से समझना है। देखो कैसे समझोगे इसको? समझने के लिए भाई हमने यहाँ पे क्या ले लिया है? कोई एक ये समझो मार्कर है। ये मार्कर हमारा क्या हो गया? कोई बेलनाकार बर्तन हो गया। अब इस बेलनाकार बर्तन पर हम लोग क्या कर दे रहे हैं? तो इस पर तार लपेट दे रहे हैं ना। अब तार देखो इस पर मैं ऐसे अंदर को देखो ऐसे ले ले रहा हूँ, इस पर तार जो है ये अंदर को देखो ऐसे तरफ लपेट रहा हूँ ना। ये देखो भाई तार मैं कुछ इस तरीके से ऐसे लपेट रहा हूँ। ये तार हो गया, इस तार ऐसे लपेटा गया है, ठीक ना। ये हमारा कोई बेलनाकार बर्तन हो गया है। अब इस बेलनाकार बर्तन पर जो तार है वह तार कुछ इस तरीके से लपेटा गया है। अगर इसको आप देखें कि कैसे लपेटा गया है तो ये जो है हमारा अंदर से बाहर को आ रहा है कि नहीं? ये जो तार लपेटा गया कुछ इस तरीके से ऐसे से तार लपेटा गया, मतलब ये तार जो है अंदर से बाहर को, अंदर से बाहर को। तो यहाँ पे रुक नहीं रहा भाई, ये हल्का सा ये देखो ये अंदर देखो ये क्या ना, देखो मैं फिर से कर रहा हूँ। देखो ये तार क्या हुआ? अंदर से देखो बाहर, फिर देखो ये अंदर जा रहा है, फिर बाहर, फिर देखो ये बाहर आ रहा है,
फिर अंदर को जा रहा है, फिर ये अंदर को जा रहा है, फिर ये बाहर को आ रहा है। तो इस तरीके से तार ये लपेटा गया है। तो आप देखेंगे ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला किधर है, ऊपर की तरफ है, और ये वाला जो हिस्सा है वह किधर की तरफ है, अंदर की तरफ है। तो जो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ को हमने क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया। अंदर की तरफ वाला क्या हो गया, क्रॉस हो गया। जो बाहर की तरफ है जो तार आ रहा है वह क्या है, डॉट हो गया है। मतलब ये क्या धारा दिशा, अब जैसे अगर इसमें यहाँ पे हम बैटरी को जोड़ देंगे तो धारा ऐसे ही प्रवाहित होगा ना, ऐसे जैसे 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 तार जुड़ा गया है, जैसे यहाँ पे तार लपेटा गया है वैसे इसमें क्या होगा, धारा प्रवाहित होगा। और तार ये हमने ऐसे लपेटा हुआ है तो ये क्या हो गया, इसमें धारा की दिशा हो गई। बात क्लियर हो गया ना, कि इसमें तार की जो दिशा है वह क्या है, डॉट और क्रॉस कैसे है, ये बाहर को आ रहा है तो ऊपर देखो ये बाहर को आ रहा है तो ये क्या हो गया, डॉट हो गया। ये अंदर को जा रहा है, देखो ऐसे है तार की लपेटे की दिशा, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर। ठीक, बात समझ गए होंगे। तो ये हमने दिखा दिया आपको, अंदर से बाहर ये क्या हो गया आपका धारा की दिशा। अब अगर कोई परिनालिका है, उस परिनालिका में धारा प्रवाहित हो रही है तो वो हो जाएगा धारावाही परिनालिका। जब धारावाही परिनालिका है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है ना, इसके कारण क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा देखो कैसे निकालेंगे। तो भाई परिनालिका के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र, मतलब ये धारा जो प्रवाहित हो रही है, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसकी दिशा को निकालने के लिए हम लोग अपने दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाएंगे। दाएं हाथ की हथेली का नियम हमने आपको बताया हुआ है कि हमारा ये अंगूठा क्या है कि चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो, और फैली हुई उंगलियां हमारा तब जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। ये जो हमारा क्या है, धारा की दिशा में, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। इसको हम लोग आगे पीछे भी कर सकते हैं। मतलब अगर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है तो ये धारा बता रहा है, अगर ये धारा बताए तो ये चुंबकीय क्षेत्र बताएगा। ठीक है, अब इसको आप कैसे समझो कि ये वाला हमें कैसे कहाँ परिवर्तित कर देना है। अगर हमें जहाँ पे ये वाला नियम, यानी ये वाला धारा की दिशा में, ये वाला चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लगाना अगर सूटेबल नहीं हो पा रहा हो, ठीक है, यहाँ पे देखो अंगूठा मोड़ना थोड़ा मुश्किल काम है ना, लेकिन इसको मोड़ना आसान काम है। हथेली यानी जो फैली उंगलियां हैं, फैली हुई अंगुलियों को यहाँ पे मोड़ना थोड़ा आसान काम है तुलना में ये अंगूठे के। अंगूठा को यहाँ पे कैसे मोड़ पाएंगे भाई, अंगूठा देखो मोड़ पाएंगे नहीं, अंगूठा नहीं मोड़ सकते यहाँ पे, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, ये फैली उंगलियां को मोड़ सकते हैं। तो ये जो फैली उंगलियां हैं वह धारा को दिशा अगर दिखाएगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र, अगर ये धारा को दिखाएगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र। आगे पीछे कर सकते हैं ना, ये चुंबकीय क्षेत्र तो ये धारा तो ये चुंबकीय क्षेत्र। तो अब की बार हम यहाँ पे इसको धारा दिशा में, तो ये क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र दिशा में। अब देखो भाई ये हमारा अंदर से बाहर को जाएगा, अंदर से बाहर को आ रहा है, अंदर से देखो ये अंदर जा रहा है, समझो ये हो गया। इसमें अंदर से बाहर को, अंदर से बाहर को, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन दिखा रहा है, अंगूठा। अंगूठा की डायरेक्शन क्या है, ये वाली, देखो ये हो गया अंगूठा की दिशा। तो अंगूठा दोस्तों यहाँ पे क्या दिखा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये फैली उंगलियां जो मैं इसे लपेट रहा हूँ वो क्या दिखा रहा है, आपका धारावाही धारा की दिशा ना। चलो, तो यहाँ पे हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र हुआ वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुछ इस तरीके से हो गया। ये क्या हो गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र को किसे लिखते हैं, बी से। ठीक है, ये हमारा हो गया बी। तो कहने का मतलब आपको धारा पता चल गया है और चुंबकीय क्षेत्र पता चल गया है। अब ये जो परिनालिका बनी है दोस्तों, इस परिनालिका के कारण हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो भी किस नियम से, एम्पियर के नियम से। किस नियम से, एम्पियर के नियम से। यहाँ पे लिखा ना, एम्पियर के नियम का हम लोग अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तो एम्पियर का नियम हमें लगाना है। एम्पियर का नियम और गॉस का नियम, एम्पियर का नियम और गॉस का नियम दोनों लगाने का तरीका सेम है। क्या होता है, दोनों के लिए हमें कैसा परिपथ चाहिए, एक बंद परिपथ चाहिए। मतलब जहाँ पे हम चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं, मान लीजिए हम इसके परिनालिका के भीतर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं तो यहाँ से हमें क्या होना चाहिए, एक बंद परिपथ होना चाहिए। तो अब बंद परिपथ के लिए हम लोग देखो ये मान लेते हैं, ये हमारा कोई क्या हो गया, एक बंद परिपथ हो गया। ये हमने क्या मान लिया, कोई बंद परिपथ मान लिया। अब बंद परिपथ का नाम लिख देते हैं कि ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, ये हमने यहाँ पे क्या ले लिया, कोई एक बंद परिपथ ले लिया। ठीक है, अब इस बंद परिपथ क्यों ले गया, क्योंकि हमें एम्पियर का नियम लगाना हुआ है। एम्पियर का नियम लगाने के लिए हमें बंद परिपथ चाहिए। ठीक है, अब जब एम्पियर का यहाँ पे नियम लगाएंगे हम लोग, तो एम्पियर का नियम भाई क्या कहता है कि क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी
डॉट डी एल बराबर क्या होता है म्यू जीरो आई। ठीक है, म्यू जीरो आई, और यहाँ पे हम लोग आई जीरो लिख दे रहे हैं। अब आई जीरो क्या है, आई जीरो जो ये आपका परिनालिका बना हुआ है, इस परिनालिका में प्रवाहित होने वाली कुल धारा। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन लिख ही दे रहा हूँ, जहाँ आई जीरो परिनालिका में क्या है, प्रवाहित धारा है, परिनालिका में प्रवाहित धारा है। तो ये तो हमारा क्या है, एम्पियर का तो नियम तो है ही, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी एल बराबर क्या होता है म्यू जीरो आई जीरो। तो आई जीरो यहाँ पे क्या है, परिनालिका में बहने वाली धारा है। अब हम यहाँ पे जब एम्पियर का नियम हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा क्या है, मतलब जो परिपथ बना हुआ है ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। ठीक है, क्या बना हुआ है, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए बना हुआ है। अब यहाँ पे हमें ये चीज़ लगाना है। अब इसको लगाने के लिए देखो भाई हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा क्लोज इंटीग्रल है ये हमारा 4 भागों में बट जाएगा। ठीक ना, कितने भागों में, 4 भागों में। कौन कौन से, ए से बी, बी से सी से डी और डी से ए। ठीक, 4 भागों में जब बटेगा तो क्या हो जाएगा, ये इस चीज़ को हम लोग क्या लिखेंगे कि क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी एल। ठीक है, वेक्टर बी डॉट, या ऐसे लिख दें, ए से बी वेक्टर बी डॉट डी एल प्लस बी से सी वेक्टर बी डॉट डी एल प्लस ए से बी हो गया, बी से सी हो गया और सी से डी लिख सकते हैं, सी से डी वेक्टर बी डॉट डी एल प्लस डी से ए वेक्टर बी डॉट डी एल बराबर इधर क्या है म्यू जीरो आई जीरो, म्यू जीरो आई जीरो। बात क्लियर हुआ ना कि हमने क्या किया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया भाई। ये जो हमारा, जब हम एम्पियर का परिपथीय नियम लगाएंगे तो ये हमारा जो बंद परिपथ है वह 4 भुजाओं से मिलकर बना हुआ है। और 4 भुजा क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो ए से बी, बी से सी से डी और डी से ए। अब दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पे जो डी एल है वह क्या है, छोटी सी लंबाई है। अब देखो ए से बी यहाँ तक है, अब इस ए से बी पर छोटी सी लंबाई मान लेते हैं, ये हमारा छोटी सी लंबाई हुआ डी एल। इसी तरीके से बी से सी पर छोटी सी लंबाई डी एल, ये हो जाएगा। डी से ए पर छोटी सी लंबाई ये हो जाएगा डी एल। इस तरीके इस पर भी छोटी सी लंबाई क्या हो जाएगा डी एल। बात समझ रहे ना, डी एल मतलब क्या है, छोटी सी लंबाई, छोटी सी ना। अगर हमने छोटी सी लंबाई ले लिया हुआ है, अब हमें देखना है कि इस लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोण कितना बनेगा। अगर लंबाई की दिशा इधर है और चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा इधर है, लंबाई की दिशा इधर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर, तो दोनों के बीच में कोण कितना बनेगी, ए से बी वाले में जो कोण बनेगा 0 डिग्री बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डीएल की लंबाई की दिशा इधर है, बी की दिशा इधर है, बी और डीएल दोनों क्या है, एक ही दिशा में। लेकिन आप अगर देख रहे हो बी से सी, ये है क्या है, डीएल की दिशा। डीएल की दिशा किधर है, ऊपर की तरफ है। डीएल की दिशा ऊपर की तरफ है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है। देखो डीएल की दिशा ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर, दोनों के बीच कोण कितना है, 90 डिग्री है। कोण कितना है, 90 डिग्री। वही हाल यहाँ भी है, डीएल की दिशा ऊपर है, डीएल दिशा ऊपर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, कोण कितना हो गया, 0 डिग्री है। लेकिन ये जो सीडी लंबाई देख रहे हो आप, ये जो सीडी वाला है भुजा, ये परिनालिका तो केवल यहाँ से यहाँ तक है। ये क्या है, परिनालिका के बाहर है। और परिनालिका के बाहर ना चुंबकीय क्षेत्र होता ही नहीं है भाई, परिनालिका के अंदर रहेगा ना, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। जब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी 0 हो जाएगा, वहाँ पे बी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन यहाँ पे अब आपको लग रहा होगा कि ये भी लंबाई सर आप बाहर है, ये लंबाई ये भी आपको बाहर कुछ दिख रही ना, ये वाली लंबाई जो है ये भी कुछ बाहर है। लेकिन कुछ बाहर है तो अंदर भी तो है, ये अगर कुछ बाहर है तो अंदर भी तो है। उसी तरीके से ये अगर कुछ बाहर है तो ये अंदर भी है। तो कहने का मतलब है कि अंदर कुछ है। जब अंदर कुछ है तो उसके कारण कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र होगा, कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र होगा। क्यों, क्योंकि कुछ अंदर है। लेकिन इसका कुछ अंदर नहीं है, सब बाहर है। और सब बाहर है तो क्या हो गया, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकेंगे क्या कि ए से बी, जो बी डॉट डी एल यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डी एल कॉस 0 अंश प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बी डी एल, बी से सी लिख दे, बी से सी बी डी एल कॉस 90 डिग्री प्लस यहाँ पे क्या लिख दे, सी से डी बी डी एल कॉस 90 डिग्री प्लस यहाँ पे अगर लिखेंगे डी से सी से डी,
से डी में cos 90 डिग्री नहीं भाई, यहाँ पे बी ही हमारा जीरो हो जाएगा ना, तो बी हमारा जीरो हो जाएगा। जीरो गुणे क्या लेते हैं, डी एल cos थीटा, जीरो गुणे डी एल cos थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी से ए बी डी एल cos 90 डिग्री बराबर ये वाला म्यू जीरो आई जीरो। अब दोस्तों आपको तो अच्छे से पता है कि cos 90 अंश का मान क्या होता है, जीरो होता है। cos 90 अंश का मान क्या होता है, जीरो होता है। और यहाँ पे जीरो का गुणा हो गया, पूरा जीरो हो जाएगा। तो जितना ये मैं लगा रहा हूँ, ये निशान, ये वाला निशान, ये वाला निशान, पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पूरा क्या हो गया, जीरो। जब जीरो हो गया मतलब ये खत्म, इसका काम खत्म हो गया। जब इसका काम खत्म हो गया, क्या बचा आपका कि ए से बी डॉट डी एल cos 0 अंश, यानी बी डी एल cos 0 अंश का मान 1 बराबर म्यू जीरो आई जीरो। भाई बाकी सब ये जीरो हो गया ना, जीरो प्लस जीरो, क्या 3 बार जीरो लिखने की जरूरत है। अच्छा लगे तो भाई लिख सकते हो बच्चों, एक लाइन लिख के दे रहा हूँ, तुम लोग को अच्छा लग जाए। जीरो प्लस जीरो, तब यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा, प्लस जीरो बराबर म्यू जीरो आई जीरो। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पे b के साथ d नहीं लगा है, d किसके साथ लगा है, यल के साथ लगा है। तो यल वाला वेरिएबल है और b क्या है, कांस्टेंट है। तो b जो कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा। बचा क्या हमारा, क्लोज इंटीग्रल dl बराबर म्यू जीरो आई जीरो। अब अगर ध्यान समझे कि भाई dl का समाकलन क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा, यानी b गुणे यल बराबर म्यू जीरो आई जीरो। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे आई जीरो यानी परिनालिका में बहने वाली धारा को बढ़िया से समझ लेते हैं। धारा को बढ़िया समझते, देखो कैसे समझते धारा को। तो जो परिनालिका मतलब ये लंबाई, देखो डी मतलब यल किस यल है क्या, अच्छा यहाँ अगर यहाँ से यहाँ तक छोटी सी लंबाई डी एल है, इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वह क्या होगी, यल होगी। सिंपल सी बात ना, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी, यल होगी। अब हम मान ले रहे हैं कि जो लंबाई है उस लंबाई के एक लंबाई समझ रहे हो, जैसे मतलब एक लंबाई का, जैसे मतलब ये समझो कि अगर कह दिया जाए कि आपसे कि एक पेन का मूल्य 10 रुपया है, एक पेन का मूल्य 10 रुपया है, तो 10 पेन का मूल्य, तो आप कहोगे सर 10 गुणे 10 यानी 100। सिंपल सी बात ना, एक पेन का मूल्य अगर 10 रुपया है तो 10 पेन का मूल्य 10 गुणे 10 100। उसी प्रकार से अगर ये जो लंबाई यल है उस लंबाई यल में एक लंबाई में तार के स्मॉल n फेरे हैं, ठीक ना। तो क्या मान लें भाई, एक लंबाई कहें या एकांक लंबाई कहें, एक लंबाई में फेरों की संख्या, एक लंबाई में फेरों की संख्या हमने क्या माना, यल। तो पूरी लंबाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक, यल। तो यल लंबाई में फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, अभी जो हमने बताया पेन वाला मूल्य, एल लंबाई में फेरों की संख्या, उसको मान लेते कैपिटल एन बराबर क्या हो जाएगा भाई, एक पेन का मूल्य 10 रुपया है तो 10 पेन का मूल्य 10 गुणे 10 100। उसी तरीके से एक लंबाई में फेरों की संख्या अगर n है तो l लंबाई में फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, nl हो जाएगी। ठीक, अच्छा अब इसमें बहने वाली धारा, इसमें प्रवाहित धारा। अब दोस्तों आप देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ इसमें जो फेरे हैं कितने हैं, n l हैं, और इसमें जो धारा जा रही है I0 जा रही है, तो वह I0 जो होगा वह प्रवाहित धारा I0 बराबर क्या हो जाएगा, NL I0 जो धारा प्रवाहित होगी वह प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी, NL I। अब जो यहाँ पे I0 है, इस I0 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, NLI लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, NLI लिख सकते हैं। भाई इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लो या तो फिर वीडियो को पॉज करके लिख लो, उसके बाद हम लोग जो है इसके आगे देखते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि भाई आप लोग नोट कर लिए होंगे। यहाँ पे देखते भाई हम लोग कि इसका अब हम लोग क्या करेंगे, उस I0 का मान रखेंगे यहाँ पे। जब I0 का मान रखेंगे तो हमारा B गुणे यल बराबर क्या हो जाएगा, म्यू जीरो I0 की जगह पे NLI, तो यल से कैंसिल हो गया, B बराबर म्यू जीरो NI, B बराबर क्या हो गया, म्यू जीरो NI, जहाँ पे म्यू जीरो को हम लोग क्या कहेंगे, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। म्यू जीरो क्या कहते हैं, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। और स्मॉल n क्या है, एक लंबाई में फेरों की संख्या। देखो एक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n। कैपिटल n क्या है,
पूरी लंबाई में, परिनालिका की पूरी लंबाई में फेरों की संख्या है। कैपिटल एन क्या है? परिनालिका के पूरी लंबाई में फेरों की संख्या है। आई क्या है? परिनालिका में बहने वाली धारा, ठीक है। और बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, वही है। तो यहाँ से हम लोग कैपिटल यानी कि पदों में भी इसका सूत्र निकाल सकते हैं। वह कैसे निकाल सकते हैं? बी बराबर म्यू जीरो कैपिटल एन बटा एल इंटू आई। अब आपको लग रहा होगा सर ये एन बटा एल कैसे हो गया? एन बटा एल कैसे हो गया? देखो जरा, अभी भाई हमने क्या देखा कि कैपिटल एन बराबर क्या है? एन एल। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल एन बटा एल हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ से हमने जो है आपको बता दिया कि जो स्मॉल एन है वह कैपिटल एन बटा एल हो जाएगा। तो ये जो आपका रहा कि कोई धारावाही परिनालिका है, उस धारावाही परिनालिका के बीच में, धारावाही परिनालिका के बीच में इस चुंबकीय क्षेत्र का मान आया है। लेकिन दोस्तों अगर किनारों की बात करें ना, मतलब जैसे यहाँ पे देखो, अगर यहाँ से यहाँ तक परिनालिका हो गया तो ये जो किनारा है तो ये तो बीच में किसी बिंदु पर रहेगा। लेकिन अगर किनारों की बात करें, किनारों पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह बीच के चुंबकीय क्षेत्र का आधा होता है। जितना बीच में चुंबकीय क्षेत्र आया है उसका आधा चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर होता है? किनारों पर होता है। तो अगर बात करें भाई बी इंस, इंस मतलब होता है किनारा, बी इंस क्या हो जाएगा? जो बीच में आया है उसका आधा, यानी 1/2 म्यू जीरो एन आई लिखो, या तो फिर 1/2 म्यू जीरो कैपिटल एन बटा एल इंटू आई लिखो। ये दोनों चीज हम लोग लिख सकते हैं। ये कहाँ पे आएगा चुंबकीय क्षेत्र? ये कोई धारावाही परिनालिका के किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र आएगा, लेकिन बीच में कितना आएगा? म्यू जीरो एन आई। सूत्र याद होना चाहिए भाई, कोई धारावाही परिनालिका है, उस धारावाही परिनालिका के कारण उसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र म्यू जीरो एन आई होता है, या म्यू जीरो कैपिटल एन बटा एल इंटू आई होता है। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने आपको बताया कि कोई परिनालिका है, उस परिनालिका के बीच में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, और ये था एम्पियर के नियम का दूसरा अनुप्रयोग। अगली क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि एम्पियर के नियम का तीसरा अनुप्रयोग क्या होता है, ठीक है। तब तक आप लोग ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और चीज़ों को बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उस दिक्कत परेशानी को मेंशन करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।